हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग जानते थे, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने यूनिट एंड डायमेंशन में डिवाइड किया था कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी क्वांटिटीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या दो भागों में। हम इसको दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है स्केलर और एक हो सकती है वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, जैसा कि नाम है अदिश राशि और ये सदिश राशि। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे कहा जाए कि 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम चीनी, तो 5 किलोग्राम चीनी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये 5 केजी अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, टाइमिंग की बात करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो टाइम है इसको हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं केवल उसकी क्वांटिटी से, केवल उसकी जो मैग्नीट्यूड है, केवल उसकी मैग्नीट्यूड की सहायता से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हमें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, कैसे? अगर कहा जाए कि एक कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है, ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर एक फोर्स लगाना है। कहा जाए कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स? फोर्स को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो हम यानी कि फोर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके मैग्नीट्यूड को तो बताना ही पड़ेगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये भी हमें बताना जरूरी होगा। बगैर डायरेक्शन के हम फोर्स नहीं लगा सकते। इसको सिंपली ऐसे समझें, मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हैं, इस घर में आप रहते हैं। ठीक है, ये सामने की गली है, ये सामने की गली है और यहाँ से दूसरा घर बगल में ये है, तीसरा घर ये है, चौथा घर ये है, पांचवा घर ये। कॉलोनी में आप रहते हैं और यहां से अगर ये कहा जाए ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है, यहां पर आप रहते हो और एक फ्रेंड जो है आपका यहां से इस डायरेक्शन में, यानी आपके राइट साइड में 3 घर छोड़ करके चौथे घर में यहां पर रहता है। एक फ्रेंड आपका यहां रहता है, ठीक है, एक फ्रेंड यहां पर रहता है, यहां से 3 घर छोड़ करके, और एक फ्रेंड यहां पर रहता है आपके लेफ्ट साइड में 2 घर छोड़ करके, एक फ्रेंड आपका यहां रहता है। ठीक है, तो अब आप क्या है कि अगर आपसे कोई एड्रेस, यहाँ पर एक पोस्टमैन आया और वो लेटर लेकर के आता है और आपके पास पहुंचता है और ये कहता है कि 3 लेटर्स हैं आपके पास। ठीक है, और ये 3 लेटर जो हैं ये आपके, एक आपका है और 2 आपके फ्रेंड्स के हैं, और आपसे आपका एड्रेस पे आपका जो है लेटर आपको डिलीवर करता है और आपसे फ्रेंड, ये मान लीजिए आप ए है, ये आपका फ्रेंड बी है और ये आपका फ्रेंड सी है।
तो फ्रेंड बी और फ्रेंड सी के बारे में एड्रेस अगर पूछता है तो आप क्या कहेंगे पोस्टमैन से कि आप राइट साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में 4th हाउस में आप जाएंगे, 4th हाउस में जाएंगे, 1 2 3 4 4th हाउस में जाएंगे, 4th हाउस में जाएंगे, लेकिन किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तब पहुंचेंगे। और अगर इधर वाले के इस जो फ्रेंड सी है आपका उसकी बात अगर करते हैं तो आप पोस्टमैन से कहेंगे कि इधर से लेफ्ट साइड में 3rd जो हाउस है उसमें उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा, 3rd हाउस में जाना पड़ेगा, 3rd हाउस में जाना पड़ेगा और डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। अब अगर यहाँ से ऐसा करते हैं कि चौथे घर में चले जाइए, बी रहता है, और तीसरे घर में चला जाइए, सी रहता है, तो चौथा घर इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था तीसरा घर, और इधर भी हो सकता था, ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हम कहें कि 4th हाउस, तो 4th हाउस से हम ये देखेंगे कि केवल 4th हाउस से हम कंप्लीट एड्रेस हम नहीं बता सकते, ठीक है, बी का कंप्लीट एड्रेस हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बगैर डायरेक्शन के हम कंप्लीट एड्रेस नहीं बता सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो सी जो है उसको भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसकी डायरेक्शन, उसके लोकेशन को अगर हमें ट्रेस करना है तो उसकी लोकेशन को अगर हम कहें तो पहले कहेंगे 3rd और डायरेक्शन क्या बताएंगे, इस दिशा में 3rd होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी, 3rd हाउस होगा, 3rd हाउस होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अपोजिट इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर हमें कंप्लीटली अगर रिप्रेजेंट करना है हाउस एड्रेस को, सी के हाउस एड्रेस को, तो हमें उसके यानी कि मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक हाउस को, यानी कि जो एक हाउस आपके बगल में बना हुआ है उसको एक यूनिट मान लिया है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से 2 यूनिट चलेंगे और जो तीसरा यूनिट आएगा, यानी कि यहाँ से 3 यूनिट चलेंगे, और 3 यूनिट चलेंगे और किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो यहाँ हमने दो बातें की, एक तो 3 यूनिट की बात करी है। यूनिट क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 3 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हमने कहा कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में अगर गए तो 3 यूनिट चले और लेफ्ट साइड में गए, तो अब हम इसको पूरी तरीके से सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें बी को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ से कहेंगे 1 2 3 4 यूनिट चलेंगे, 4 यूनिट चलेंगे, और किस डायरेक्शन में चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ या हम एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, कि एक रोड पे एक कार जा रही है, ये रोड है, इसके ऊपर एक कार है, ये कार जा रही है, ठीक है। ये कार ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, 4 किलोमीटर 4 मीटर पर सेकेंड से, फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। किस डायरेक्शन जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ठीक है। अब एक दूसरी कार है, और दूसरी कार जो है वो क्या है कि वो कार 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो हमें देखिए क्या इसकी स्पीड अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड इस वाली कार यानी कि बी की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो ए कार है इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कार ए राइट साइड में जा रही है, यानी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और कार बी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पर हमने 2 बातों की चर्चा करी है, एक तो चर्चा करी है स्पीड की, यानी कि स्पीड क्या होगी, तो कार ए की स्पीड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और कार बी है इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा कि हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, यानी कि ये किस दिशा में जा रही है, तो हम कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट जा रही है,
और ये वाला 3 मीटर पर सेकंड से जा रही कार बी, तो ये जा रही है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया है, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, और दूसरी डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि इसकी स्पीड बताइए, व्हीकल की स्पीड बताइए, तो आप स्पीड बता देते कि 4 मीटर पर सेकंड है, व्हीकल ए की, कार ए की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और कार बी की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि कार किस दिशा में जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए किस दिशा में 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है या किस दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है कार, तब आपसे जो है दोनों बातें पूछी जाती, एक तो उसकी स्पीड पूछी जाती प्लस उसकी डायरेक्शन पूछी जाती, ठीक है। तो जब हमसे केवल स्पीड पूछी गई है तो इसका मतलब है केवल हमें उसकी स्पीड को ही बताना है, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें स्पीड बतानी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड से ही, यानी कि उसके परिमाण से ही हमने उसको व्यक्त कर लिया। और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के केस में हमें स्पीड के साथ साथ में, स्पीड के साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। बगैर डायरेक्शन के आप वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है। तो उस केस में हम कहेंगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर डायरेक्शन आप नहीं बताओगे तो हम पूरी तरह से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम क्लासिफाई करेंगे इसको कि इस तरह से हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उनके डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल हम उनके मैग्नीट्यूड से ही उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं जिनको हमें कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। देखो ये छोटी क्लासेस में ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि हम केवल उनके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। पूर्ण सत्य ये नहीं है, ठीक है, पूर्ण सत्य नहीं है, यानी कि पूरी सच्चाई ऐसी नहीं है, बल्कि क्या होता है एक्चुअली क्वांटिटीज जो है, जिन क्वांटिटीज में अगर हम कोई एक्सिस को रोटेट करें और एक्सिस को रोटेट करने से क्वांटिटी पे कोई प्रभाव न पड़े, क्वांटिटी पे प्रभाव न पड़े तो उसे स्केलर कहा जाता है, ठीक है। और अगर क्वांटिटी चेंज हो जाए, क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाए एक्सिस को रोटेट करने पर, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी पहले स्केलर वेक्टर देख लेते हैं, फिर हम एक बार उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले अब देखते हैं क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज तो वो हो गई जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। और वेक्टर क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई कि मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। अरे एग्जांपल की बात करें तो देखिए मास, अगर हम कहें कोई चीज 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम है, तो उसको हम पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी उसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं बताने की कि इस दिशा में है, ठीक है। तो मास हो गया, स्पीड की बात अभी कर रहे थे, स्पीड हो गई, ठीक है। और टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है, समय हो गया। और क्या कह सकते हो, एरिया है, वॉल्यूम है,
डेंसिटी है, और देखिए क्या लिख सकते हैं, वर्क है, ठीक है। वर्क भी आपका एक अदिश राशि होता है। प्रेशर है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज जो है वो आप लिख सकते हो कि वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको हम स्केलर कहेंगे। इनमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा और उससे आप पता लगा लेंगे कि इनका वैल्यू कितना है या इनका कितना मान है क्वांटिटी का, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे पहले देखिए वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के बाद हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो, फोर्स है, मोमेंटम है, आगे इम्पल्स हो गया, इम्पल्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपका अगर फोर्स है तो फोर्स किसी भी टाइप का फोर्स हो, ठीक है। फोर्स चाहे जिस तरीके का हो, सभी सारे के सारे फोर्स जो है वो आपके आएंगे वेक्टर में। तो अगर हम फील्ड, अगर इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो करंट जो है यहाँ पर लिख देते हैं, करंट हो गई, ये जो है करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी की बात करें तो ये स्मॉल आई होता है, कैपिटल आई होता है, ये जे होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है करंट। देखिए एक समझिएगा कि डायरेक्शन तो है इसमें, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी, करंट में डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, अभी इसको समझेंगे रीजन को। तो इस तरीके से क्या है कि हम ये कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि एक तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत है, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें की साधारण जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, साधारण जो गणित के रूल हैं, ठीक है, उन साधारण गणित के रूल से हम इसको, मैथमेटिक्स के रूल से इसको हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इनमें सिंपल मैथमेटिक्स लगती है, सिंपल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रूल कह सकते हो, ठीक है, रूल। स्पीड है, मान लीजिए एक किसी की स्पीड 2 किलोमीटर है, किसी की 4 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, और कंप्लीट करने अगर हम दोनों की स्पीड को जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एरिया को हम घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनमें सिंपल मैथमेटिक्स के रूल, जोड़ने, घटाने के, गुणा करने के, भाग करने के सारे रूल्स इसमें लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं इनमें साधारण गणित के रूल नहीं लगते, सिंपल मैथमेटिक्स के रूल नहीं लगते, बल्कि इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, जैसे जिनको हम लॉ ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल, जोड़ने के लिए लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, या लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस।
तो ये जो रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर वेक्टर्स रूल लगते हैं इनको एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। इन साधारण मैथमेटिक्स के रूल से इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनमें हमें कुछ स्पेशल टाइप के रूल्स जो है वो लगाने पड़ते हैं, जिनको कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। इस तरीके के रूल्स इसमें स्पेशल रूल्स काम करेंगे। ये साधारण गणित के रूल से इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो था इसके बारे में एक ओवरव्यू था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं। तो दो बातें हमने समझी। स्केलर क्वांटिटी वो हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज में सिंपल मैथमेटिक्स के रूल लगते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यानी स्पेशल रूल्स लगते हैं, वेक्टर्स रूल्स लगते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। इनको हम गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ घटा नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वेक्टर्स को, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं, कैसे करते हैं रिप्रेजेंट इसको। तो क्या करते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ए है और ये वेक्टर है। ठीक है, तो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं वेक्टर्स को, और क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक हम छोटा सा एरो बना लेते हैं, छोटा सा एरो बना लेते हैं। ठीक है, तीर का निशान बना लेते हैं, तो ये कहलाता है वेक्टर। अगर स्केलर को लिखना है तो सिंपल हम ए लिखेंगे, तो इसका मतलब हो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर के केस में क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अगर कहा जाए कि 6 न्यूटन का फोर्स है, 6 न्यूटन का बल है ए वेक्टर, तो हमें क्या करना होगा कि हम पहले यूनिट मानेंगे। ठीक है, 6 यूनिट का एक वेक्टर बनाएंगे। अगर कहा जाए कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन दी हो, तो उस डायरेक्शन में है। तो या ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहा जाए कि कोई एक व्यक्ति है जो 0 पॉइंट से चलना शुरू करता है, O पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 कदम चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में 5 कदम चलता है, और फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में 4 कदम चलता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 4 कदम चलता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने कदम चला, 5 कदम, मतलब 5 यूनिट मान लें कि 5 यूनिट चला, और इधर 4 यूनिट चला। ठीक है, 4 यूनिट चला नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ऐसे मान लेते हैं। बोर्ड का वो सिरा जो है वो ईस्ट है, और ये वाला सिरा वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। तो ये अगर 5 यूनिट हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक वेक्टर मानेंगे। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये दूसरा वाला जो है वो बी वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट कहलाएगा, लेकिन
हमें इसको डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको हम स्केल पे अपनी, जैसे हमें इसको प्लॉट करना हो कॉपी पे, तो हम क्या करेंगे, स्केल मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, स्केल। स्केल मानेंगे। स्केल मानने का मतलब हम यूनिट मानेंगे। पहले यूनिट एक ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, या एक कदम, जो भी आप कह रहे हो, एक कदम चले या 1 मीटर चले, जो भी है। तो 1 सेंटीमीटर को फॉर एग्जांपल मान लिया हमने 1 यूनिट। तो अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर रख करके और इस डायरेक्शन में हम 5 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन को यहाँ से शुरुआत करेंगे, जहाँ से हमने ओ से शुरुआत किया, ओरिजिन है, और उसके बाद जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है, खत्म हो रही है, वहां पर ये तीर का निशान बना देंगे। ठीक है, वहां पर हम ये तीर का निशान बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा वेक्टर आपको खींचना है नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे कि आप जो है 4 यूनिट यानी कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से स्केल रखेंगे इसको ओरिजिन मानते हुए, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन में, और जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही होगी वहां पर ये एरो हेड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर 5 यूनिट का कोई वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्केल माननी पड़ेगी, और उतने स्केल मानने के बाद उतने यूनिट जो है उसकी लाइन खींचनी पड़ेगी। यानी कि जितनी स्केल हम मानेंगे उस स्केल के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उतने मैग्नीट्यूड की एक लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद उसके सिरे पर एक एरो का निशान बना देंगे। ये एरो का निशान डायरेक्शन को बताता है। जिस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हो उस डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम एरो हेड इधर की तरफ बनाते तो इसका मतलब है इधर से इधर की तरफ चले। ठीक है, और अगर यानी कि ईस्ट टू वेस्ट चले, और अगर हम ये एरो हेड इधर बना रहे हैं इसका मतलब है कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, और यहाँ पर क्या हुआ है कि ये हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके हिसाब से डायरेक्शन हमने चूज करी है। ठीक है, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं और उसके एक सिरे पर एक एरो हेड बना देते हैं, और ये एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगी, और जो ये सिरा होगा जहाँ तीर का निशान लगा होगा ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे हमें 6 न्यूटन का एक बल बनाना है, एक खींचना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन बराबर कोई एक स्केल मान लेंगे, 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको मानना हो वो स्केल मानेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ये खींच दी और उसके बाद ये हेड बना दिया इसके आगे, तो ये 6 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि कहा जाए कि एक आदमी पश्चिम से पूरब की ओर, कहा जाए कि पश्चिम से पूरब की ओर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये हम इसको 5 यूनिट, एक मीटर पर सेकंड को 1 यूनिट मान लेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे, तो 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से चल रहा है। दूसरा एक आदमी जो है वो 6 सेंटीमीटर की रफ्तार, 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में नहीं, इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और कितना होता है 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 यूनिट भर का यानी कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच करके एक एरो बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इसकी नॉर्थ ईस्ट हो गई 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। कुछ डेफिनेशंस हैं वेक्टर्स के बारे में, उनको देख लेते हैं।
आइए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? समान वेक्टर्स को बोलते हैं समान वेक्टर। समान वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में एक समान हो। इसको देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसकी डायरेक्शन ये है। अब इतने ही मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा वेक्टर हो जो कि इसके पैरेलल हो, कहीं पर भी हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हॉरिजॉन्टल से अगर हम इसका एंगल देखें, यानी कि ये जो एंगल है थीटा है, और इसका अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो ये भी थीटा होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड भी अगर इसका 5 यूनिट है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड एक समान है और इनकी डायरेक्शन भी एक समान है, तो हम इन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और वेक्टर ले लेते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर है और ये भी 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इसकी एक समान है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन निकालें तो दोनों तीनों की बराबर है। एक वेक्टर और ले लें जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हम डी वेक्टर मान लें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इसके समान, इन तीनों के समान है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ए बी सी तो इक्वल है लेकिन डी इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ए बी सी तो इक्वल वेक्टर्स हैं लेकिन डी इक्वल वेक्टर नहीं है, इनके समान नहीं है। लेकिन अगर हम माइनस डी खींचें, यानी कि माइनस डी का मतलब ये हो गया कि एक वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में तो बिल्कुल, मैग्नीट्यूड में तो इसके बराबर है लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, यानी कि डी, इसको हम कहेंगे माइनस डी वेक्टर, ठीक है, ये 5 यूनिट का है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं, माइनस डी वेक्टर। डी माइनस डी का मतलब हुआ कि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट टू डी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन डी वेक्टर के अपोजिट है उसको हम कहेंगे माइनस डी वेक्टर। तो इसे हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, यानी कि डी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और माइनस डी वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है परंतु डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, ठीक, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं अपोजिट वेक्टर। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि ए जो है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर है, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर है और डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक। या इसको देखिए, ये d को इधर लेके आए तो हम कहेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इतना वेक्टर था और इसमें हम दूसरा जोड़ देंगे, ये a वाला जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे समझें कि हम 5 कदम इधर की तरफ चले और यहाँ पहुँचने के बाद 5 कदम वापस चले आए उसी डायरेक्शन में,
तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं आगे चल के। उसके बाद बात आती है यूनिट वेक्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर अगर कोई है तो उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर को लिखने का मतलब है कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर ए लिखते हैं और ए के ऊपर एक एरो बना देते हैं, तो ये ए वेक्टर कहलाता है। अब इस वेक्टर के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए के बराबर होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ए है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो देखिए इसका जो हम रेशियो निकालते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो और इसको लिखते देखिए कैसे हैं कि जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर अपॉन ए है, इसको हम लोग लिखते हैं ए कैप या ए हैट, इसको ए कैप बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है, अलग तरीके का वेक्टर है, तो इसके ऊपर ये हैट लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। ठीक है, इस वेक्टर की खासियत क्या है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है, इसको समझेंगे। मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 5 यूनिट था, और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ए खींचना है 5 यूनिट का, तो हमने इसको ऐसे खींच लिया, 5 यूनिट का एक वेक्टर खींच दिया और इसकी डायरेक्शन ये ए हो गई, ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम 5 यूनिट है और 5 से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट बचेगा, यूनिट बचेगा, यानी कि इसको हम 5 भागों में बांट दें ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ये क्या होगा कि एक यूनिट बचेगा, यानी क्या करेगा कि केवल और केवल ये डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, केवल डायरेक्शन को बताता है, इसका और कोई काम नहीं होता। यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या करता है, ये डायरेक्शन को बताता है कि किस दिशा में वेक्टर खींचा जाना है, किस दिशा में ए वेक्टर को खींचा जाना है। इसको देखिए कैसे, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर होता है वो ए वेक्टर क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू ए कैप। ठीक है, ए इंटू ए कैप, वेक्टर को किसी स्केलर से, यानी ये देखिए मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये तो यूनिट हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है। जब यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ए वेक्टर जो होता है वो ए इंटू ए कैप होता है। यहाँ पर देखिए जो ए लिखा हुआ है इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड, यानी क्या करते हैं, देखिए दो पैरेलल लाइन खींच दी ऐसे से, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ए वेक्टर और ए कैप, मॉड ए वेक्टर, इसको लिखेंगे मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप, मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये हमेशा ध्यान आपको रखना है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर का एक ही काम, केवल एक ही काम, यूनिट वेक्टर जो है इसको एकांक वेक्टर हिंदी में कहते हैं, और ये केवल डायरेक्शन बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये तो यूनिट वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को बता सकते हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई वेक्टर जो है वो ए वेक्टर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो अब इसके यूनिट दिखाना होगा तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन इसकी ये हो गई, तो ए कैप क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, या ऐसे हो गया, ऐसे कोई वेक्टर है तो इसका जो ए कैप होगा वो इस डायरेक्शन में हो गया, अगर ए वेक्टर इस दिशा में है तो
क्या होता है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये किसी भी डायरेक्शन में आप यूनिट किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु क्या होता है कि कुछ डायरेक्शंस की जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके नोटेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, हम उनके डायरेक्शन के जो नोटेशंस हैं उनको हम वही लिखेंगे जो कि हमें बताया गया है। ठीक है, क्या है देखिए जरा उसको। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल को समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे आप जहाँ भी रहते हो, जिस कमरे में हो, आप उस कमरे के कोने को समझिए। कोने के अगर हम सिरे को समझें तो क्या होगा कि जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में आप देखेंगे तो आपको 3 रेखाएं दिखाई देंगी। जैसे हम इस कॉर्नर की बात करें, इस कॉर्नर में तो यहाँ से ये डायरेक्शन एक दिखाई देगी आपको, एक डायरेक्शन ये दिखाई देगी और एक डायरेक्शन आपको ऐसे दिखाई देगी। मान लीजिए कमरे का कमरा है तो एक डायरेक्शन इस दिशा में हो गई, एक डायरेक्शन इस दिशा में हो गई, एक डायरेक्शन इस दिशा में हो गई। तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि एक हम इस दिशा में एक डायरेक्शन को मानते हैं, एक डायरेक्शन को इस दिशा में मानते हैं और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानते हैं। तीनों परपेंडिकुलर, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये इस दिशा में है और मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है और जो ये थंब है ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में, जो ये वाली डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसको हम x डायरेक्शन कह लें, इसको y डायरेक्शन कह लें और इसको z डायरेक्शन कह लें। ठीक है, तो क्या हुआ, y डायरेक्शन ये है, z डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये x डायरेक्शन है। ठीक, तो ये ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस कहलाती हैं, परस्पर लंबवत दिशाएं। क्योंकि इसके इसके बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री है, इसके इसके बीच का एंगल देखें 90 डिग्री है और इनके बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री है। तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनको ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस कहते हैं या कार्टेशियन डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो x की दिशा में यूनिट वेक्टर माना जाता है उसको हम i कैप से लिखते हैं। x की दिशा में जो x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको हम i कैप मानते हैं, हमेशा i कैप मानेंगे। कहीं और होगा तो उसको हम कोई और डायरेक्शन मान सकते हैं, लेकिन अगर x की डायरेक्शन में अगर हमें मानना है तो हम केवल i वेक्टर ही लिखेंगे, i यूनिट वेक्टर लिखेंगे, i कैप लिखेंगे। इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है j कैप। इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है y डायरेक्शन का वो होता है j कैप। इसी तरीके से जो z डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर होता है वो है k कैप। ठीक है, तो x की डायरेक्शन में i कैप, y की डायरेक्शन में j कैप और z की डायरेक्शन में k कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको समझेंगे अभी आगे चल के, जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए ये आपके डायरेक्शन हो गए, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है और इस P पॉइंट की पोजीशन को पूछा जाए, यानी कि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस P पॉइंट की पोजीशन को पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले x डायरेक्शन में चलेंगे, फिर y डायरेक्शन चलेंगे, फिर z डायरेक्शन में चलेंगे और उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये P पॉइंट है और यहाँ से लाइन खींचे, R लाइन खींचे। तो ध्यान रखिएगा R वेक्टर हमने खींचा है, ये ध्यान रखिएगा ये YZ प्लेन में नहीं है बल्कि क्या है, किसी और प्लेन में, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर ऐसे है कोई पॉइंट, P पॉइंट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये इस P पॉइंट को हमने R यहाँ से O से मिलाया है। OP जो है OP वेक्टर अगर हम कहें तो OP वेक्टर इज इक्वल टू, इसको वेक्टर बना लें तो OP वेक्टर है वो R वेक्टर के बराबर है। ठीक है, OP वेक्टर R वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए इस P पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि पहले आपको x की दिशा में मान लीजिए x चले, फिर उसके बाद क्या हुआ कि y की डायरेक्शन में आप y चले, ठीक है, और z की डायरेक्शन में आप z चले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए x की दिशा में I की डायरेक्शन में हम x डिस्टेंस चले और
y की दिशा में हम j डिस्टेंस चले, j की दिशा में y डिस्टेंस चले या y यूनिट चले। इसी तरीके से z की डायरेक्शन में हम k की डायरेक्शन में z यूनिट चले, ठीक है। यानी कि i की डायरेक्शन में x यूनिट चले, j की डायरेक्शन में y यूनिट चले और k की डायरेक्शन में z यूनिट चले। तो देखिए क्या होगा कि i की डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका बनता है ix के बराबर, तो ix हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद y की दिशा में चलोगे तो yj हो गया और z की दिशा में चलोगे तो zk हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो r वेक्टर है, ये r वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और ये पोजीशन वेक्टर r वेक्टर होता है xi + yj + zk के बराबर होता है। इसको और डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके पहले देखते हैं जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मान लीजिए आपने एक वेक्टर ए लिया है, ठीक है, ए वेक्टर लिया है, इस और एक वेक्टर बी वेक्टर लिया है जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, बी वेक्टर लिया है, ठीक है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ये अपोजिट वेक्टर्स हैं। अपोजिट वेक्टर्स में क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए, इन वेक्टर्स को जोड़ दें तो क्या होगा? a प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी अगर कहें तो ये हो जाएगा a वेक्टर और माइनस a वेक्टर, क्योंकि b वेक्टर a वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम b को माइनस a लिख सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीरो वेक्टर, ठीक है। देखिए जीरो के ऊपर एक वेक्टर बना देते हैं और ये जो है रिप्रेजेंटेशन कहलाता है जीरो वेक्टर का या नल वेक्टर का। जीरो के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे और ये कहलाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, जीरो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से चले, मान लीजिए इधर से चलना शुरू किया, ऐसे चले 3 यूनिट चले, फिर मुड़ करके ऐसे वापस चले, अब यहाँ आ गए, ठीक है। तो वापस अपनी जगह पर आ गए, पोजीशन पर आ गए। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो ओरिजिन से चला था एक व्यक्ति और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर वापस आया है, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो हो सकता है वहीं पर घूम जाए, किसी डायरेक्शन में घूम जाए, किसी डायरेक्शन में घूम जाए पहुंचने के बाद। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जीरो वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी होती है, ठीक है, आर्बिट्रेरी होती है, ठीक। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर ये किसी वेक्टर के साथ में जोड़ा जाए, इसको किसी वेक्टर के साथ में इसको ऐड कर दीजिए तो उस वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ए वेक्टर है और उसमें हम जीरो वेक्टर को ऐड कर दें, ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर दें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो ए वेक्टर के बराबर आएगा। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि वेक्टर के साथ में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें वही वेक्टर जो फाइनाइट लेंथ का वेक्टर है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इसको हम किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जीरो वेक्टर ही मिलेगा हमें। अगर हम कोई फाइनाइट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक फाइनाइट वेक्टर ही हमें वो जीरो वेक्टर ही मिलेगा, ठीक। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए एक कोई वेक्टर ए होता है, इससे जीरो वेक्टर प्राप्त करने का तरीका क्या होता है कि जीरो मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो मैग्नीट्यूड से अगर किसी वेक्टर को, फाइनाइट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो ये जीरो वेक्टर हमें मिल जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर में है वहाँ पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, एडिशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं, डिटेल में देखेंगे। तब तक आप अपने पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए और इसको अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।